बाहर से झोपड़ी, अंदर से लग्जरी ससुराल में बहू की पहली रसोई दावत। गरीब घर की अनाया की आज शादी होती है। चारों तरफ खुशियां होती हैं, लेकिन अनाया के चेहरे पर एक अलग सी उलझन ने डेरा जमा रखा होता है। क्या सच में जहाँ मेरी शादी हो रही है वो घर झोपड़ी से भी छोटा है? क्या मैं वहाँ रह पाऊंगी? मेहमानों की बातें, दोस्तों का मजाक, क्या ये सब सच है? अनाया ये सोच रही होती है कि तभी वहां उसकी कुछ सहेलियां आती हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अनाया, तेरी शादी इतनी छोटे घर में हो रही है। हाँ नाया, देख तू पढ़ी लिखी है तो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। अभी भी वक्त है, सोच ले, तुझे पूरी जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। तू मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तेरी शादी किसी अच्छे घर में होनी चाहिए। अनाया सभी दोस्तों की बातें सुनकर और भी परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी देखकर उसकी माँ उसके पास आती है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों है? सच कहूँ माँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं वहाँ की जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाई तो, अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरी ना उतरी, अगर मैं वहाँ खुश ना रह पाई तो। बेटी तू घबरा क्यों रही है? एक रिश्ता विश्वास की नींव पर चलता है। देख बेटी, दुनिया लोगों को बाहर से देखकर फैसला लेती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उनका दिल देख। लेकिन माँ देख, अगर तेरे ससुराल वाले अमीर भी हुए तो इसकी क्या गारंटी है कि तू वहाँ खुश रहेगी? और फिर लोगों की बातों में आकर तू परेशान मत हो, क्योंकि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, पैसों से नहीं। अनाया चुप हो जाती है, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ दूल्हा आरव अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। यार संभाल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी शादी करके जाएं और तेरा झोपड़ी जैसा घर देखकर शादी के पहले ही दिन वापस अपने मायके आ जाएं। जो इंसान दीवारों को देखकर रिश्ता निभाए वो मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि किस्मत एक अच्छी लड़की को ही मेरे घर की बहू बनाकर भेज रही है। आरव और उसके दोस्तों की बातें दूर खड़े मनीष मल्होत्रा सुन रहे होते हैं। झोपड़ी हो या महल, बहू तो सोच समझ कर ही आएगी, क्योंकि कई बार किस्मत हमें वहां ले जाती है जिसकी कल्पना भी हम कभी नहीं कर सकते। और शायद आज अनाया के साथ भी यही होने वाला है। मनीष ये सोच रहा होता है। वहीं धीरे धीरे समय बीतता है और अनाया की शादी हो जाती है और अनाया आरव के साथ कार से अपने ससुराल पहुंचती है। चारों तरफ फैले अंधेरे के बीच अनाया जब घूंघट हटाकर अपने ससुराल को देखती है तो क्या सच में अब मेरी पूरी जिंदगी यहीं बीतने वाली है? क्या अब हमेशा मुझे यहीं रहना पड़ेगा? अनाया अपनी आंखों के सामने टूटी छत, लकड़ियों से बना घर, मिट्टी का चूल्हा और सामने लटकी लालटेन देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी कार पर पड़ती है। घर झोपड़ी जैसा है और कार इतनी बड़ी और महंगी कैसे? शायद किसी मेहमान की होगी। अनाया ये सोच ही रही होती है कि तभी घर के अंदर से गंगा देवी और सुंदर स्टाइलिश साड़ी पहने आरती की थाली लिए अश्विनी बाहर आती है। बहू, आज से तुम इस घर की मान सम्मान हो। खुद को बहू नहीं बल्कि बेटी समझकर गृह प्रवेश करना। और हाँ, अब तक तुमने इस घर के बारे में जो सुना है उसे सोचकर निर्णय मत लेना। आखिरकार दादी के कहने का मतलब क्या है? छोड़ो, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? मुहूर्त बीता जा रहा है, अब जल्दी से गृह प्रवेश करो। अश्विनी की बात सुनकर अनाया दाहिने पैर से कलश को गिराकर जैसी चौखट पार करके घर के अंदर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और चेहरा हैरान रह जाता है। ये क्या? बाहर से झोपड़ी और अंदर से महल? अनाया पूरे घर को हैरानी से देखने लगती है। 10 फीट ऊंची छत, मार्बल की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, एक्सपेंसिव कारपेट, महंगे शो पीस, ऑटोमेटिक लाइटिंग, बड़ी बड़ी सीढ़ियां और घर की साफ सफाई और कमरे देखने लगती है। क्या हुआ अनाया, तुम ये सब देखकर हैरान हो गई ना? हाँ, और नहीं तो क्या। बाहर से झोपड़ी और अंदर इतना इतना बड़ा महल। क्या सच में ये मेरा ससुराल है? हाँ हाँ बहू, यही तुम्हारा ससुराल है और तू इस घर की मालकिन। बस ये याद रखना कि यहाँ सबसे महंगी और कीमती चीजें घर नहीं बल्कि कुछ और है। गंगा देवी इतना कहती हैं कि तभी अनाया की नजर एक बड़े कमरे पर लगे ताले पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है कि तभी बहू अब काफी रात हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन पापा जी, वो कमरा कैसा है और उसमें ताला क्यों लगा है? हर चीज का जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलता, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। वक्त सभी सवालों के जवाब दे देता है। हाँ, तुम वक्त का इंतजार करो और ध्यान रहे, उस कमरे के अंदर जाना या उसे देखना मना है।
झोपड़ी और महल का रहस्य खुल चुका होता है, लेकिन अब भी उस बंद कमरे का रहस्य, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, कहानी को एक नया मोड़ देने वाला होता है। वहीं अश्विनी की बात सुनकर अनाया आरव के साथ कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है। क्या बात है, नई जगह है इसलिए नींद नहीं आ रही है? सच कहूँ मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि बाहर झोपड़ी और अंदर महल, आखिर ये सब क्यों? अरे हर सवाल का जवाब पहले दिन मिल जाए तो जिंदगी में रहस्य क्या बचेगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ की जिम्मेदारियां निभानी है तो मुझे इस घर को समझना ही होगा। और तुम समझ जाओगी, क्योंकि तुम सवाल पूछने से पहले लोगों की भावनाएं समझने की कोशिश करती हो। इतनी जल्दी आपको कमरे के बारे में कैसे पता चल गया? मंडप में जब सब लोग मेरे घर का मजाक उड़ा रहे थे, तभी तुमने शादी से इनकार नहीं किया। तभी समझ गया था कि तुम्हारे अंदर डर है, लेकिन साथ ही मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत भी। सच कहूँ मैं बहुत डरी हुई थी। डर लगना गलत नहीं होता, डर के बाद भी सही फैसला लेना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अनाया पहली बार मुस्कुराती है, उसके चेहरे का डर थोड़ा कम हो जाता है। अगर कभी मुझसे गलती हो गई तो पूरा परिवार मिलकर सुधार देगा। इस घर में गलती पर रिश्ता नहीं टूटता, इंसान को संभाला जाता है। बस इंसान सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। अनाया की आंखों में भरोसा दिखाई देने लगता है। वो पहली बार महसूस करती है कि उसने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार पाया है जहां रिश्तों की कीमत पैसों से ज्यादा है। फिर अगली सुबह जब वो नहा धोकर तैयार होकर हॉल में पहुंचती है। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, नमस्ते दादी जी। हाँ खुश रहो, भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे। जी दादी, वैसे आज मेरी पहली रसोई है, आज आप सबके लिए क्या बनाना है? आज मेरी पहली रसोई है, आज मैं सबके लिए कुछ खास और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाऊंगी जो सबको पसंद आए। आज सिर्फ तुम्हारी पहली रसोई ही नहीं बल्कि मेहमानों के लिए तुम्हारी पहली रसोई की दावत भी है। कुछ ऑफिस कलीग, दूर दूर के मेहमान और समाज के बड़े बड़े लोग भी आएंगे। कुल मिलाकर यही कुछ 60-70 लोग आने वाले हैं। और आज तुम्हें उन सब का खाना अकेले ही बनाना है, ना घर के नौकरों से मदद लेनी है और ना ही किसी सदस्य से। आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इतना कहकर मनीष और बाकी वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनाया आरव से पूछती है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? इस घर में तो इतने सारे नौकर भी हैं, आखिरकार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे ही क्यों मिली? अरे कभी कभी परिवार का प्यार पाने के लिए जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन तुम भरोसा रखो तुम कर लोगी। इतना कहकर आरव भी चला जाता है और सुबह की अगली किरण के साथ पहली रसोई और घर मेहमानों के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये क्या, परिवार में इतने सारे लोगों के बावजूद किचन में कोई भी नहीं है? मुझे तो लगा था इतना बड़ा परिवार होगा, मदद करने के लिए सब साथ होंगे, लेकिन यहाँ तो एक नौकर भी नहीं है। क्या मैं सब कुछ अकेले कर पाऊंगी? कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? अनाया आगे बढ़ती है, तभी उसे जमीन पर एक चिट्ठी लिखी हुई मिलती है। वो उसे उठाकर पढ़ना शुरू करती है। नई बहू की पहली रसोई सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बल्कि परीक्षा है। इसे पूरा करने से मेहमानों की नहीं परिवार की तारीफ और एक नया रास्ता, दरवाजा, जिंदगी की एक नई उड़ान। चिट्ठी पढ़कर अनाया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ अश्विनी आती है। क्या हुआ, बहुत डर लग रहा है या खाना बनाना नहीं आता? नहीं, खाना बनाना आता है, लेकिन डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? जब दिल में कुछ कर दिखाने की चाह हो तो मुसीबत को देखकर डरना नहीं बल्कि मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। लेकिन मैं बहू, डरो मत। जब इंसान मेहनत करता है तो मुसीबत भी डर कर भाग जाती है। तुम बस भगवान का नाम लेकर काम शुरू करो, देखना सब अच्छा होगा। इतना कहकर अश्विनी चली जाती है। अनाया को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये तो अभी शुरुआत है। ये सिर्फ उसकी पहली रसोई नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की पहली परीक्षा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही अनाया खाना बनाना शुरू करती है तभी बिजली चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इलेक्ट्रिक गैस तो बिजली जाने के साथ ही बंद हो गई। अनाया गर्मी से परेशान होकर खिड़की खोल देती है। पूरा परिवार उसकी तरफ देख रहा होता है। आखिरकार पूरा परिवार मेरी तरफ क्यों देख रहा है? शायद इसलिए कि वो ये देखना चाह रहे होंगे कि मैं मुसीबत का सामना कर सकती हूँ या नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगी। आज मैं अपनी पहली रसोई करके ही रहूंगी। ये सोचकर अनाया तुरंत बगल में रखा मिट्टी का चूल्हा निकालती है और लकड़ियां डालकर उस पर खाना बनाना शुरू करती है। इतनी मुश्किल से लकड़ियां जली थी और अब मसाले खत्म हो गए। अभी किचन के शेल्फ से निकालती हूँ। अनाया को किचन की एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई देती है। जैसे वो अलमारी खोलती है, अंदर कई तरह के मसालों के डिब्बे रखे होते हैं, लेकिन उन पर कोई नाम नहीं लिखा होता। तभी पीछे से अश्विनी मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती है। अरे ये क्या, किसी भी डब्बे पर नाम नहीं लिखा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मसाला कौन सा है? बहू,
रिश्तों की तरह रसोई भी पहचान से मिलती है, सिर्फ नाम से नहीं। लेकिन अगर गलती से मिर्च की जगह धनिया डाल दिया तो? गलती से मत डरो, पहले सूंघ कर, फिर समझ कर, फिर फैसला लो। जिंदगी भी ऐसे ही चलती है, क्योंकि हर वक्त नाम से काम नहीं चलता। इतना कहकर अश्विनी वहां से चली जाती है। अनाया एक एक डिब्बा खोलकर सूंघती है और पहचानने की कोशिश करती है। ये तो जीरा लगता है। नहीं रुको, इसकी खुशबू कुछ अलग है। तभी बाहर से आरव धीरे से किचन के दरवाजे तक आता है। मदद चाहिए क्या? अगर कहोगी तो मैं करने को तैयार हूँ। नहीं, अगर आपने बता दिया तो मेरी परीक्षा अधूरी रह जाएगी। अरे बस यही जवाब सुनना था। अब पक्का तुम सबका दिल जीत लोगे, मुझे भरोसा है तुम पर, बस तुम हिम्मत मत हारना। आरव वापस चला जाता है। अनाया ध्यान से मसाले पहचान कर खाना बनाना शुरू कर देती है। समझ नहीं आ रहा कि आज मेरी पहली रसोई है या फिर बोर्ड का एग्जाम। हर चीज परख कर, सोच समझ कर करनी पड़ रही है। एक गलती और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मैथ की तरह। अनाया छोटी से छोटी कठिनाइयों का भी बारीकी से सामना करती है और मसाले की पहचान करके सब्जी में डालती है। तभी मसाले खत्म हो जाते। उफ, ये मसाले भी ना सब्जियों की जान होते हैं और खाना बनाने वाले की जान ले लेते हैं। अब मेथी खत्म हो गई है और शेल्फ में भी नहीं है, स्टोर रूम से लानी पड़ेगी। यही सोचकर अनाया किचन से निकलकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे वही बंद दरवाजा खुला दिखता है, जिसे देखकर वो तुरंत उस दरवाजे के अंदर जाती है। हमेशा बंद रहने वाला कमरे का दरवाजा आज खुला कैसे है? और इस कमरे में इतना अंधेरा, ऊपर से इतनी टूटी तस्वीरें, अनजान लोगों की फोटो और कुछ किताबें। क्या है ये सब? अनाया ये सब देखकर हैरान रह जाती है और तभी वहां मनीष आता है। बहू, मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से, उसके बावजूद तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं दरअसल वो बहू, क्या मैं लगा रखा है? मेरे सवालों का जवाब दो। देखो बहू, कुछ दरवाजे अगर वक्त से पहले खुल जाएं तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन अगर वक्त पर खुले तो रिश्तों में मजबूती और एकता और भी बढ़ जाती है। ठीक है पापा जी, मैं अब दोबारा इस कमरे के आसपास नहीं आऊंगी। आज मेरी पहली रसोई की दावत है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है और जिम्मेदारी को निभाने में किचन में जा रही हूँ। मैं यहाँ आपकी परमिशन के बिना नहीं आऊंगी। हाँ, और ना ही इसके बारे में ज्यादा सोचना। चलो अब जाओ, अपनी पहली रसोई पर ध्यान दो, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। जी पापा जी। आखिरकार क्या है इस दरवाजे के पीछे का रहस्य? आखिरकार पूरा घर मुझे इस दरवाजे को खोलकर कमरे के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है? जरूर इस घर के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। इतना कहकर अनाया किचन में जाती है और अपने काम में लग जाती है। कहते हैं सभी अमीर घरों के पीछे कोई बड़ा राज छिपा होता है, लेकिन इस घर का राज पैसों को लेकर नहीं, बल्कि रिश्तों के किसी बड़े दुख से जुड़ा होता है। वहीं अनाया मसालों का तड़का लगाकर गर्मा गर्म पूड़ियां छानती है। बगल में खड़ी अश्विनी उसे देख रही होती है। इतनी सारी पूरियां और इतनी सब्जी मैंने जिंदगी में पहली बार बना रही हूँ। हे भगवान, आप अपनी कृपा से सभी खाने में साथ जरूर देना। आज मेरी पहली रसोई है, मैं नहीं चाहती कि पहले ही दिन लोगों को मेरे हाथों का खाना पसंद ना आए। ये सोचते सोचते अनाया बड़े प्यार से भगवान का नाम स्मरण करते हुए खाना बनाती है और उसके प्यार और हाथों के स्वाद की वजह से कुछ ही देर में पूरे किचन से लेकर पूरे घर तक खुशबू फैल जाती है। अश्विनी, लगता है हमारी नई बहू ने सिर्फ मसाले नहीं, इस घर की खुशबू भी पहचान ली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बहू अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं बल्कि हर रोज की तरह खाना बना रही है। खुशबू में अपनापन और उसका प्यार साफ झलक रहा है। हॉल में बैठे लोगों की तारीफें सुनकर किचन में अनाया मन ही मन खुश होने लगती है और साथ ही थोड़ा परेशान भी। हे भगवान, सिर्फ खुशबू से बात नहीं बनती, स्वाद खाने में होना चाहिए। न जाने मेरा बनाया खाना सभी को पसंद आएगा या नहीं। अगर नमक कम या ज्यादा हो गया तो? अनाया ये सोच रही होती है कि तभी किचन में अश्विनी आती है। बहू, खाना तो तब सबको पसंद आएगा जब तू सभी को खाना परोसेगी। मेहमान कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं और तेरी रसोई अब तक पूरी नहीं हुई। नहीं, वो दरअसल चल, बहुत ज्यादा सोच मत, सभी को खाना परोस। वैसे ही हर चीज समय पर ही अच्छी लगती है। खाना चाहे जितना स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर लोगों की भूख मिट जाने के बाद खाना मिले तो उसका कोई मोल नहीं रहता। अश्विनी की बात सुनकर अनाया तुरंत सारा खाना रसोई से बाहर हॉल में ले जाकर रखती है और सभी को सर्व करके खिलाती है। खाना खाते ही सभी गुणगान शुरू कर देते हैं। अरे वाह, जितनी अच्छी खाने की खुशबू है, खाना भी उतना ही अच्छा है। अरे सच में, इतने दिनों बाद मैंने आज ऐसा खाना खाया है। इसमें तो बिल्कुल पहले जमाने की तरह स्वाद है। स्वाद तो पहले की तरह आएगा ही। आखिरकार ये खाना मिट्टी के चूल्हे पर जो बना है। क्या इतने सारे लोगों का खाना मिट्टी के चूल्हे पर? आंटी, आप मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, हम भला क्यों मजाक करेंगे। हमारी बहू ने सच में मिट्टी के चूल्हे पर ही सारा खाना बनाया है। बिजली चली गई थी ना, इस वजह से।
तभी मैं सोचूं आज तक ऐसा खाना तो हम लोगों से नहीं बन पाया, कल की आई बहू ने कैसे बना दिया। असली कमाल तो मिट्टी के चूल्हे का है। मम्मी जी, अगर कमाल चूल्हे का हो तो भी क्रेडिट तो अनाया जी को ही जाना चाहिए। आखिरकार चूल्हे पर खाना तो इतनी गर्मी में उन्होंने ही बनाया है। सभी मुस्कुराकर तारीफ कर रहे होते हैं। तभी अचानक विक्की प्लेट आगे बढ़ाकर गुस्से में खड़ा हो जाता है। छी, क्या ये भी कोई खाना है? क्या कोई खाने में इतना नमक डालता है? मुझसे नहीं खाया जाएगा इतना घटिया खाना। भला क्या कोई पहली रसोई की दावत में भी ऐसा खाना बनाता है? अरे लेकिन सबको तो अच्छा लगा, फिर आपको क्यों नहीं? सब दोगले हैं, झूठी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता। खाना अच्छा नहीं है, 100 बात की एक बात है, और अगर आपको विश्वास नहीं तो आप चक्कर देख सकते हैं। विक्की की बात सुनकर मनीष तुरंत विक्की के खाने की प्लेट में से खाना टेस्ट करता है। हे भगवान, खाने में तो नमक सच में बहुत ज्यादा है। इतना नमक वाला खाना आप लोग आराम से खा कैसे रहे हैं? क्यों अंकल जी, हमारे खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि शायद इन्होंने ही अपने खाने में जानबूझकर नमक ज्यादा डाला है, नई नवेली बहू को परेशान करने के लिए। निकिता की बात सुनकर मनीष तुरंत विक्की की थाली बदल देता है और एक बार फिर खाना टेस्ट करता है। खाना तो बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ज्यादा टेस्टी है। मतलब निकिता बहू सही कह रही है, आपने जानबूझकर इस घर की नई नवेली बहू को नीचे दिखाने की कोशिश की है। अरे नहीं, वो दरअसल। अरे जिस घर की नई नवेली बहू की इज्जत नहीं की जा सकती, उस घर की दावत में बैठने का हक भी नहीं है आपको। आज समझ आया कि पहली रसोई सिर्फ खाना बनाने की रस्म नहीं, परिवार को समझने की भी परीक्षा होती है। मनीष की बात सुनकर विक्की शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है और फिर सभी मेहमान तारीफ करके दावत का आनंद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर एक बात तो है, ये परिवार हमेशा मेरे साथ सही गलत में खड़ा रहेगा। जब इन्होंने पहले दिन मेरा साथ दिया है तो आगे भी जरूर देंगे। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? यही ना कि मैंने डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा साथ क्यों दिया? तुम भूलो मत कि मैंने तुम्हारा नहीं बल्कि सही का साथ दिया है, और इस घर में सही की ही वैल्यू है। हाँ बहू, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अगर तुम सही हो तो ये परिवार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आज तुमने पहली रसोई की दावत की जिम्मेदारी अच्छे से निभाकर हमारा दिल जीत लिया है और भरोसा भी। बहू, आज न तुमने सिर्फ पहली रसोई को पूरा किया है, बल्कि आज तुमने इस घर की सबसे बड़ी परीक्षा को पार किया है। हम सबका भरोसा जीता है। जी मम्मी जी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। बहू ये लो चाबी, आज से ये तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन ध्यान रहे इस चाबी का ताला तुम्हें तभी खोलना है जब तुम इस घर की सभी परीक्षाओं को पार कर जाओ। अगर ताला मुझे नहीं खोलना है तो फिर चाबी का मैं क्या करूंगी? हर चाबी ताला खोलने के लिए नहीं, बल्कि अपनों का भरोसा और प्यार पाने के लिए होती है, और ये चाबी भी इसीलिए है। तुम्हें चाबी की जिम्मेदारियां निभानी है। चाबी दोबारा अपनी पैंट की जेब में रख लेता है। पापा जी, आपने पहले ये चाबी मुझे दी और फिर दोबारा खुद ही रख ली। ताला खोलने की परमिशन नहीं है और सभी की जिम्मेदारी भी दी गई। क्या मतलब है इन सब का? बहू ये चाबी तेरी ही है और इसकी जिम्मेदारी भी। बस वक्त आने का इंतजार कर, कुछ ही दिनों में तुझे दरवाजा खोलने का भी मौका मिलेगा। जब तुम इस परिवार के सबसे बड़े रहस्य को जान जाओगी, तब तुम खुद अपने हाथों से इस चाबी को लेकर इस रहस्य भरे कमरे को खोलना। जी मम्मी जी, समझ नहीं आ रहा आखिरकार उस कमरे में ऐसा क्या है जो सबने मुझे उसे खोलने के लिए मना किया है। पहले बाहर से झोपड़ी और अंदर से महल दिखने वाला ससुराल, और अब ये कमरा। आखिरकार क्या है इन सब के पीछे का रहस्य जो मेरी जिंदगी बदल कर रख देगा? अनाया की पहली दावत और अनाया की पहली परीक्षा तो पूरी हो जाती है, लेकिन अब भी एक बड़े रहस्य से पर्दा उठना बाकी होता है, और अब बारी थी उस पर्दे के हटने की। फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार कैसे पता चलेगा मुझे उस कमरे के पीछे का रहस्य? दरवाजा कब खुलेगा और पर्दा कब हटेगा? मेरी पहली रसोई भी हो गई, लेकिन अब भी वो राज ही है। अनाया ये सोच रही होती है कि तभी कमरे में मनीष आता है। बहू चलो, अब तुम्हारी सारी परीक्षाएं खत्म हुई। अब वक्त आ गया है कि उस दरवाजे के खुलने और उसके रहस्य से पर्दा हटने का। क्या सच में आज आप मुझे उस कमरे का रहस्य बता देंगे? पता नहीं, बल्कि दिखा देंगे। चलो मेरे साथ उस कमरे में। इतना कहकर मनीष अनाया को लेकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां पूरा परिवार भी पहले से खड़ा होता है। तभी मनीष ताला खोलता है और सभी कमरे के अंदर जाते हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? पूरे घर के कमरे महल जैसे लगते हैं, और ये कमरा इतना सादगी से भरा क्यों है? कमरे में जगह जगह कुछ टूटी तस्वीरें, पुराने कपड़े, फटी किताबें, टूटी चौकी, लकड़ी का अलमारी और मिट्टी के मटके देखकर ऐसा लगता है मानो ये सच में किसी झोपड़ी में आ गई हो। तभी अनाया की नजर कमरे के बीचों बीच रखे एक तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर माला चढ़ी हुई होती है। मम्मी जी, पापा जी, तस्वीर किसकी है? ये लड़का कौन है?
ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस घर का बड़ा बेटा आर्यन है, आरव का बड़ा भाई और हम सबकी ढाल। बड़ा भाई? लेकिन मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। ये अभी कहाँ है? और ये कमरा पूरे घर के कमरों से सबसे हटकर क्यों है? यह कमरा किसी और का नहीं बल्कि आर्यन का है, और यह फोटो भी तब की है जब हम सच में गरीब हुआ करते थे, झोपड़ी में रहते थे। तब घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए आर्यन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। आरव को पढ़ाने के लिए उसने हर तरह की मुश्किलों का सामना किया था। और वो चाहता था कि हमारी गरीबी एक दिन जरूर दूर हो, झोपड़ी से लेकर हम लोग महलों तक का सफर जरूर तय करें। लेकिन अफसोस वो अपना सपना पूरा किए बिना ही एक रोड एक्सीडेंट में हमें हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चला गया। हाँ, और उसके जाने के बाद हमने इस कमरे को कभी नहीं बदला। हम उसे तो खो चुके थे, लेकिन उसका एहसास नहीं खोना चाहते थे। और इसीलिए आज तक ये घर बाहर से झोपड़ी ही दिखता है और अंदर से महल होने के बावजूद ये कमरा हमें उस समय की याद दिलाता है जब परिवार की एकता और भाइयों के प्यार ने वक्त ही बदल दिया। मैं जिस कमरे को रहस्य का खजाना समझती आई, वो कमरा तो अपनों के लिए प्यार, एकता और एक बड़े बेटे के बलिदान की निशानी है। मैं गलत थी। आज पता चला आप लोग सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अमीर हैं। सभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। सभी खुद की भावनाओं को संभाल कर कमरे के बाहर निकलकर दरवाजा बंद करते हैं और फिर मुझे पता नहीं था कि इस कमरे के पीछे इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अगर मुझे जरा सी भी इस बात की भनक होती तो मैं आप सबसे सच्चाई जानने की बात ना कहती। कोई बात नहीं अनाया, वैसे भी हर हफ्ते हमारा पूरा परिवार इसी कमरे में पूरा एक दिन बिताता है ताकि हम भैया की यादों को ताज़ा कर सकें और उनके एहसास को महसूस कर सकें। हाँ बहू, हमने उसे तो खो दिया लेकिन उसके एहसास को कभी नहीं खोना चाहते। वो सिर्फ इस घर का बड़ा बेटा नहीं बल्कि इस घर की ताकत था। मम्मी जी, आप खुद को संभालिए। बहू, तुम्हें मैं इस घर का सबसे बड़ा राज तो बता दिया, लेकिन झोपड़ी के पीछे छुपे महल का राज अभी भी राज ही है। इतना कहकर मनीष तुरंत अनाया का हाथ पकड़ता है और पूरे परिवार के साथ घर की चौखट पर आकर खड़ा हो जाता है। बहू, तुम्हारे मन में अभी तक एक सवाल होगा ना कि आखिरकार इतना सब कुछ होने के बावजूद हमने बाहर से दिखने वाली इस झोपड़ी को क्यों नहीं ठीक किया? झोपड़ी के अंदर महलों जैसे घर को क्यों छुपा कर रखा है? जी पापा जी। क्योंकि अब भी मुझे याद है वो दिन जब गरीब होने की वजह से कोई इस दहलीज पर आता तक नहीं था। बीमारी से लेकर आंधी तूफान तक किसी ने भी कभी भी हमारा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब हमारे पास पैसे आए तब रिश्तेदार और पड़ोसी सब समय के साथ हमारी जिंदगी में वापस लौट आए। ये सब देखकर हम बहुत खुश हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला उनका हमारी जिंदगी में आना हमसे प्यार और हमारे बंधन की वजह से नहीं बल्कि हमारे पैसों की वजह से था। और ये देखने के बाद हमने फैसला लिया कि हम चाहे जितने अमीर हो जाएं, बाहर से दिखने वाली इस झोपड़ी को कभी नहीं बदलेंगे। जो हमारा हाथ इस झोपड़ी को देखकर थामेगा वही सच्चा साथी होगा। इतना कहकर मनीष पूरे परिवार के साथ घर के अंदर जाता है और सामने रखी एक फाइल को उठाकर अनाया के हाथ में पकड़ाता है। ये कैसी फाइल है पापा जी? आज से उदयपुर फैक्ट्री, वीर भूमि की शॉप और दवाई स्टोर तुम और आरव हैंडल करोगे। क्या? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी? मैं तो अभी कल ही घर में कदम रखी हूँ। आज से इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती हूँ? जो लड़की अपनी पहली परीक्षा में बिना किसी की मदद के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकती है, वो लड़की कारोबार भी संभाल सकती है और घर भी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगी। मानना पड़ेगा, इतने सालों में पापा ने आज तक मुझे संभालने के लिए एक छोटी सी दुकान भी नहीं दी और तुम्हें करोड़ों की संपत्ति दे रहे हैं। सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर एक तेज ब्रेक लगने की आवाज आती है, जिसे देखकर पूरा परिवार बाहर आता है और बाहर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे, ये विकी अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं और इनके साथ बाकी लोग कौन हैं? दावत के वक्त मैंने इसकी बेइज्जती की थी, लेकिन इसमें गलती इसी की ही थी। अब ये गुंडों को लेकर क्यों आया है? अरे बंद करो अपनी फुसफुसाहट। बड़ी मना ली दावत, अब बारी है सड़क पर आने की। क्या मतलब है आपका? यही कि अब यहाँ की आंधी संपत्ति मुझे देनी होगी और अगर नहीं दी तो मैं ये सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ये सारी संपत्ति हमारी है, हम आपको क्यों दें? अरे क्योंकि मेरे पास कागजात हैं। इनकी कोर्ट में शब्दों से ज्यादा वैल्यू होती है। विकी कुछ कागजात मनीष की तरफ फेंकता है, जिसे देखते ही बहू आगे बढ़ती है और सबसे पहले उसे उठाकर पढ़ती है। ये कागजात नकली हैं, फर्जी हैं। कोर्ट इन्हें खारिज कर देगी। इनका कोर्ट में कोई मूल्य नहीं है।
तुम गरीब घर से आई लड़की मुझे समझाओगी कि ये कागजात असली हैं या नकली? अरे तुम्हें क्या पता संपत्ति के बड़े बड़े कागजात कैसे होते हैं? मुझे कोर्ट का तो नहीं पता, लेकिन मेरे पिताजी सरकारी दस्तावेजों में काम करते थे। असली कागजातों पर उनकी पहचान के लिए जो छोटा निशान होता है वो इस कागज पर नहीं है। क्या बोल रही है आपकी बहू? अरे लगता है आपकी बहू पागल हो गई है। अगर आप लोगों को खुद को बचाना है और अपना सब कुछ सरकार के नाम नहीं करना है तो जल्द से जल्द मुझे पूरी आधी संपत्ति दे दीजिए। मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। अब फैसला हम नहीं, वकील करेंगे कि ये कागज असली है या नकली। इतना कहकर मनीष तुरंत वकील को फोन करके बुलाता है। कुछ ही देर में वकील आते हैं, सारी कागजातों की जांच पड़ताल करते हैं। अरे ये कागज तो नकली हैं। इस तरह नकली कागजात बनाने और लोगों को गुमराह करने की वजह से विक्की जी को जेल हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मत कहो। ऐसे इंसान को जेल जरूर होनी चाहिए। अनाया, जाओ पुलिस को बुलाओ, क्योंकि इसने न सिर्फ संपत्ति हड़पने की कोशिश की है बल्कि हमें गुमराह भी किया है। इतना कहकर अनाया तुरंत पुलिस को फोन लगाती है। पुलिस आती है और विक्की साथ ही उसके दोनों चमचों के हाथों में हथकड़ी पहनाती है। अरे क्यों झूठे कागज बनाकर लोगों की संपत्ति हड़पते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नहीं, वो मैं तो। एकदम चुप। एक शब्द मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब तुम्हारी खातेदारी सीधा जेल में होगी। जेल की चक्की पीसते हुए संपत्ति का लुत्फ उठाना। हाँ सर, आप इसे ले जाइए और इतनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी सजा दीजिए। ये इस तरह के बाहर रहने के लायक नहीं है। जी, हम ऐसा ही करेंगे। बाकी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इतना कहकर पुलिस विक्की को गिरफ्तार करके वहां से चली जाती है और आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। ये सब देखकर अनाया बहुत खुश होती है और पूरे परिवार के चेहरे पर आया डर खुशियों में बदल जाता है। बहू, आज तूने जो किया है उससे पता चलता है कि तू इस बिजनेस को संभालने की हकदार और सही इंसान है। हाँ बहू, आज तूने सिर्फ संपत्ति का बंटवारा होने से नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को टूटने से बचाया है। सच में लोग सही कहते हैं, बहू चाहे तो ससुराल को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। अनाया बहू, आज से मैं तुझे बेटी कहूंगा, क्योंकि तूने बेटी होने का फर्ज निभाया है। बहू तो सब बन जाते हैं, पर बेटी बनना आसान नहीं होता। मैंने सोचा था ससुराल जाकर मुझे हजारों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुझे अपनों का साथ और अपनों का प्यार इतना मिला कि परेशानियां कब आईं और कब गईं इसका पता भी नहीं चला। आज पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी और अनाया की आंखों में अपनापन और प्यार झलक रहा होता है, लेकिन अब भी एक अंतिम सरप्राइज अनाया का इंतजार कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद गांव के हर छोटे से लेकर बड़े घर तक लोगों को बुलाया जाता है। रिश्तेदार, समाज, ऑफिस के कलीग सब मौजूद होते हैं। आज मैं यहाँ ऑफिस और बिजनेस की नहीं बल्कि अपनी बहू की बात करने आया हूँ। मेरी बहू, जिसने परीक्षाओं का सामना करके पहली रसोई से लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक संभाली है, जिसने न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं बल्कि कारोबार को भी संभाला है और हमें बर्बाद होने से बचाया है। मनीष की बात सुनकर स्टाफ मैनेजर से लेकर बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रहा हर एक इंसान ताली बजाने लगता है और हल्की मुस्कान के साथ अनाया का स्टेज पर स्वागत करता है। मनीष आरव और अनाया को स्टेज पर बुलाता है। आज से इस ऑफिस से लेकर हर एक ब्रांच की जिम्मेदारी तुम दोनों की है, और खास करके बहू, तुमने जिस तरह से घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरह तुम हमारा कारोबार भी आगे तक ले जाओगी। आज से मैं इस ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगी और सबसे पहले नियम ये होगा कि यहाँ के छोटे कर्मचारियों को भी एक समान अधिकार मिलेगा। यहाँ काम कर रहा हर एक इंसान एक समान, कोई बड़ा या छोटा नहीं। अनाया, हम सब संभाल लेंगे, हम मिलकर सब कर लेंगे। बस जैसे तुमने घर को संवारा है वैसे ही कारोबार को भी आगे ले जाना है, बस कोई गलती ना हो। जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो जाती है तो गलती की जगह नहीं होती। आज से मैं बिना गलती किए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, चाहे वो घर हो या कारोबार। अनाया और आरव एक दूसरे को देखने लगते हैं। समय बीतता है और शाम होते होते जब दोनों घर लौटते हैं, झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर अनाया झोपड़ी को एकाग्रता से देखने लगती है। क्या हुआ अनाया, इस तरह घर के बाहर खड़ी होकर क्या सोच रही हो? घर के अंदर चलो। ये वक्त और किस्मत का खेल कितना अलग होता है ना। किस्मत कभी कभी हमें वहां ले जाकर खड़ा कर देती है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सोचा था कि मेरी शादी एक झोपड़ी में हो रही है और मुझे मेरी पहली रसोई से लेकर हर एक चीज इसी झोपड़ी में करनी पड़ेगी, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। झोपड़ी की बहू बनते बनते मैं महलों की बहू बन गई। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। अनाया ये कह ही रही होती है कि तभी घर के अंदर से पूरा परिवार बाहर आता है। बहू, अक्सर लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन किस्मत की लिखी राह पर चलने से हमें आगे जाकर फायदा ही होता है।
हाँ पापा जी, जैसे मुझे हुआ, मैंने सोचा था झोपड़ी में जाकर मेरी जिंदगी चूल्हे में काम करते करते खत्म हो जाएगी, लेकिन आज ये झोपड़ी ही मेरे लिए सबसे कीमती बन गई है, क्योंकि यहाँ के रिश्ते, प्यार, एकता, विश्वास, अपनापन और जिम्मेदारियां हैं। तो बहू क्या चाहती हो? अब इस घर को असलियत में महल बना दिया जाए या फिर झोपड़ी के अंदर बना महल ही रहने दिया जाए? पापा जी, ये झोपड़ी सिर्फ झोपड़ी नहीं, अपनों का एहसास, जिम्मेदारी और उस वक्त का एहसास है जब हम गरीब होने के बावजूद उम्मीद ना हार कर आगे बढ़े और अपनों के लिए त्याग किया। शाम के वक्त ढलते सूरज के साथ अनाया की सारी परेशानियां भी ढल जाती हैं और अब अनाया अपने ससुराल की सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर घर से लेकर कारोबार तक हर जिम्मेदारी संभालने लगती है।